Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 दिसंबर 2024 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में केवल हम इंडियन एक्सप्रेस को ही नहीं कवर करते, उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिंट हो, पीआईबी हो या बाकी और इंपॉर्टेंट सोर्सेस, सभी से जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सब का कंपाइलेशन आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है। रोज सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है, तो मेक श्योर क्या कीजिए कि मॉर्निंग में ही आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें और अपने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको कवर कर लें। फिर उसके बाद 9 बजे तक आपका द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है, उसको भी देख सकते हैं। उसमें एडिटोरियल वगैरह बहुत डिटेल से मैं आपको कवर करके पढ़वाता हूँ, तो दोनों वीडियोस के माध्यम से ऑल ओवर दी करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाते हैं, जिसके बाद आप जब मंथली कंपाइलेशन वगैरह एक बार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये वाला सेशन दोस्तों कम समय में आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा, स्पेशली वो डिटेल्स जो एग्जामिनेशन में पूछ जाएंगी, तो काफ़ी एक्यूरेट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज सबसे पहला आर्टिकल हमारा थंबनेल वाला होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैटर्न 2 के बारे में। अब ये सैटर्न मतलब होता है शैतान। हाल ही में ये सैटर्न 2 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया। एग्जैक्टली ये है क्या? तो दोस्तों ये है रशिया का आज के समय का दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल। तो रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इस मिसाइल को अब डिप्लॉय करने वाले हैं यूक्रेन के पास में। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप न्यूज़ समझ लो। खबर ये पब्लिश हो रही है कि रशिया अपने इस सैटर्न 2 को, वैसे रशिया इसको सैटर्न 2 बोलता है, इससे पहले सैटर्न का एक और वर्जन आ चुका है, ये उससे खतरनाक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों इसको RS-28 सरमत के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICBM बोलते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा एक मिसाइल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में दागा था, दुनिया भर में न्यूज़ फैल गई कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, बट ऐसा था नहीं, वो ओरेशनिक मिसाइल था, है ना, वो ICBM नहीं था। तो याद रखिए ये वाला जो मिसाइल है ये ICBM है। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं? जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे दागे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया से अफ्रीका पे दागा जा सकता है, एशिया से यूरोप पे दागा जा सकता है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मिसाइल फायर कर सकें उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, ज़रा मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम ये देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है, इसको आज के समय पर 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और अभी सिनेरियो यह है कि यूएस के अंदर इलेक्शन हो गए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनकर आए। फिर दुनिया भर में यह दिखाई पड़ा कि अब शांति बन सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने जब भी इलेक्शन कैंपेन किया है तब हर जगह पे उन्होंने यही बात बोली है कि जैसे मैं आऊँगा कुछ घंटों के अंदर अंदर इस वॉर को रोक दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो जो बाइडन ने यहाँ पर जो ये वॉर शुरू की है, कहने का मतलब है जो बाइडन की जो फंडिंग है, क्योंकि करंट समय पर चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, ये सब वो देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फंडिंग यूक्रेन को की है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन इतने समय तक रशिया के सामने टिक पाया है। तो दोस्तों जो बाइडन अभी जाने से पहले, क्योंकि जो बाइडन जनवरी 2025 में ही यहाँ पे छोड़ने वाले हैं इस प्रेसिडेंट के पद को, तब डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे, लेकिन वो छोड़ने से पहले ही वो इतना ज़्यादा बवाल कर जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उसको संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि यूरोप डिसाइड कर रहा है यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉर, जो न्यूक्लियर वेपन है वो थमा दिया जाए। यूक्रेन को आप न्यूक्लियर वेपन देने की बात कर रहे हैं, जिससे आगे वॉर को एस्केलेट किया जा सके, और यही न्यूक्लियर वेपन ये यूक्रेन सीधा रशिया के ऊपर में दाग सके। तो रशिया दोस्तों इसको लेकर एक्टिव हो चुका है। रशिया सोच रहा है आने वाले समय पर हो सकता है ऐसी बड़ी समस्या आ जाए, इसके लिए तैयार रहो। और रशिया ने जो ये रिसेंटली अपना सैटर्न 2 टेस्ट किया है, वैसे मैं बता दूं जो ये टेस्ट किया था, टेस्ट फेल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया है रशिया ने कि वो सैटर्न 2 को डिप्लॉय कर रहे हैं। और सैटर्न 2 एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। आप इमेजिन करो, 18,000 किलोमीटर, दुनिया के किसी भी कोने को हिट कर देगा रशिया इस मिसाइल से। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, किसी भी कंट्री को आराम से रशिया हिट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, इस मिसाइल में जो वॉरहेड है आगे,
इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड सेट करके इसको दागा जा सकता है, यानी कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रशिया के पास में करंट इस समय पर है। और वो है इसका ये सैटर्न 2 मिसाइल, जहां पे बोला जाता है दुनिया की मोस्ट डेंजरस मिसाइल है ये, जिसको रेडी किया गया है। तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मामला क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इशू, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब थोड़े से फैक्ट्स याद रखिएगा। यह जो मिसाइल है लिक्विड फ्यूल वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आईसीबीएम आपको बता दिया मैंने क्या होता है। आईसीबीएम वो मिसाइल होती हैं जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसको रशिया ने डेवलप किया हुआ है, सैटर्न 2 को। अब दुनिया में इसको सैटर्न 2 की तरह दिखाया जा रहा है, बट इसका जो एक एग्जैक्ट नेम है वो है RS-28 सरमत। तो कंफ्यूज मत होना अगर ये दोनों नाम कहीं पे इस्तेमाल होते हैं तो। ये जो मिसाइल है 35.3 मीटर्स लंबी है और इसका डायमीटर 3 मीटर्स का है। आप देख पाओगे एक ह्यूमंगस, एक मैसिव मिसाइल आपके सामने ये नजर आएगी। इतनी ज़्यादा मैसिव मिसाइल उन्होंने तैयार की है कि लगभग 10 टन का पेलोड ये कैरी कर सकती है। 10 हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड आप लगा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मचा सकती है दुनिया के किसी भी हिस्से में। इतनी रेंज यहाँ पे, इतनी ताकत रशिया करंट समय पर रखता है। मिसाइल के मामले में रशिया को कोई नहीं पछाड़ सकता। इतनी मिसाइल यूएसए के पास में नहीं है जितनी मिसाइल्स रशिया के पास में करंटली प्रेजेंट है। इतने वेरिएंट्स इनके पास में प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा। हाल ही में सैटर्न 2 न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्या है, ये सब आपको पता चल गया है। सैटर्न लिटरली हम शैतान को बोलते हैं, तो रशिया कुछ कुछ मिसाइल्स को ऐसे ही नाम देता है और वो आपके सामने एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। हमने इसलिए थंबनेल भी ऐसा ही तैयार कर लिया। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज सिनबैक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो हमारे पास में दोस्तों न्यूज़ क्या निकल कर आई है, खबर यह है कि पहला एडिशन जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनबैक्स, वो दोस्तों शुरू हो चुका है। ये अभ्यास कहाँ पे चल रहा है, पुणे के अंदर में। और ध्यान रखिए ये अभ्यास 2 देशों के बीच में हो रहा है। सिंपल सी बात है, सिनबैक्स नाम का अभ्यास पूछा जा सकता है बताइए कौन से 2 देश के बीच में होता है। तो एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है ये कैम्बोडिया। इन दोनों देशों के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि बताइए कौन से 2 देशों के बीच में यह अभ्यास चल रहा है। ठीक है, फिर अब दोस्तों एक और बात सुनिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, एक तरफ इंडियन आर्मी है और दूसरी तरफ यहाँ पर कैम्बोडियन आर्मी, इनके बीच में ये अभ्यास चल रहा है। इसका मेन पर्पस क्या है इस अभ्यास का, कि जितना भी टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, इसको काउंटर किया जा सके, इससे लड़ा जा सके, इसके प्रति ऑपरेशंस चलाए जा सके, उसी की तैयारी यहाँ पर इस अभ्यास में करा जा रहा है। इस एक्सरसाइज में केवल आतंकवाद को खत्म करने की तैयारी नहीं हो रही है, उसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हो गया, साइबर वॉरफेयर। आजकल हम देख पा रहे हैं साइबर वॉरफेयर कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, लॉजिस्टिक का इशू हो गया, है ना। तो ये सब यहाँ पर तैयारी ये दोनों देश आपस में मिलकर कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैम्बोडिया न्यूज़ में है, तो कैम्बोडिया कहाँ पर है ये आप देख पाएंगे। यह है हमारा इंडिया, हमें चलना है साउथ ईस्ट एशिया। तो इधर से आएंगे घूमते हुए, यह है म्यांमार, यह है थाईलैंड और थाईलैंड के नीचे ही कैम्बोडिया आपको नजर आएगा। कैम्बोडिया 3 देशों के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। कौन कौन सी हैं? ईस्टर्न साइड में थाईलैंड है, उसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा देश ये लाओस आपको दिख रहा होगा, इससे नॉर्थ में बाउंड्री को शेयर करता है। और वेस्ट में, सॉरी ये यहाँ पर ईस्ट है, इस ईस्ट में वियतनाम के साथ में शेयर करता है, वेस्ट में थाईलैंड के साथ में शेयर करता है। नीचे है गल्फ ऑफ थाईलैंड, बगल में है साउथ चाइना सी, ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो कैम्बोडिया के बारे में ध्यान रखिएगा। लोकेशन आपको मैं शेयर कर ही चुका हूँ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सभी देशों के साथ में भारत के संबंध अच्छे हैं। इस पूरे अभ्यास में हमारा एक और मेन पर्पस होने वाला है। पर्पस यह है कि हम अपने देश में जो हमने वेपन्स को रेडी किया है, अपने इक्विपमेंट्स को यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जाएगा कि भारत के पास में कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन सी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमने खुद से तैयार की है डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है। बस खाली याद क्या रखना है, भारत और कैम्बोडिया इनके बीच में यह अभ्यास होता है जिसका नाम है सिनबैक्स। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी यहाँ पर एक प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों युगांडा के बारे में। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जो चर्चाओं में बनी हुई है। कारण क्या है चर्चाओं में बनने का, ज़रा ये सुनिए। कम से कम बताया जा रहा है 15 लोग रिसेंटली यहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि युगांडा में होती है भारी भरकम बारिश, जिसकी वजह से हुआ लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई अफ्रीका के युगांडा में, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं बहुत बार, जिसकी वजह से बोल दिया,
रीज़न यहाँ पर आपको पता है। नाउ क्वेश्चन यह है कि ऐसे कई बार आर्टिकल आते रहते हैं और जो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट है यार। ये आपने देखा ही होगा कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा चुके हैं लिटरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और हर साल यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमारे ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे ध्यान नहीं रख पाएंगे, मैप में लेके चलता हूँ ताकि एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया, हमें चलना है अफ्रीका, तो घूमते हुए आएंगे इधर से। ये पूरा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें कौन सा रीजन देखना है? ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका तो ये हो गया बीच वाला हिस्सा, है ना। ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। भाई बीच में तो ही सेंट्रल होगा ना, तो सेंट्रल में हमें चलना है ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न वाला भाग ये है। चलो यहीं कहीं जूम कर लेते हैं, है ना। दिखा था, वापस चला गया। क्या हो रहा है? ये रहा दोस्तों यहाँ पर युगांडा। ठीक है, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, और युगांडा के आसपास काफ़ी सारे देश हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक विक्टोरिया नीचे है, और लेक विक्टोरिया को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, लेक विक्टोरिया के नीचे ही दोस्तों तांजानिया है, कीनिया है, और इसी विक्टोरिया लेक के माध्यम से युगांडा की जो बॉर्डर है वो इन दोनों देशों के साथ में लगती है। चलिए डिटेल से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो युगांडा के आसपास कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं? याद रखिएगा, सबसे पहला है डीआरसी, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दूसरा देश है कीनिया, तीसरा है रवांडा, चौथा है साउथ सूडान, और पांचवा है तांजानिया। तो 5 देश हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अगर क्लियरली देखना है तो इस वाले मैप पे आ जाओ। ऊपर आप देख पाएंगे नॉर्थ में है साउथ सूडान, ये है यहाँ पर दोस्तों बगल में ईस्ट में कीनिया है। नीचे आप देख पाएंगे ये लेक विक्टोरिया है, उसके नीचे तांजानिया है। ये बुरुंडी नहीं है, तांजानिया है, बुरुंडी इसके बगल वाला देश है। ठीक है, ये रहा रवांडा, रवांडा जो बाउंड्री शेयर करता है युगांडा के साथ में। उसके अलावा ये है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बड़ा सा देश जो इधर से बाउंड्री लगती है। ये 5 देश हैं जो कि युगांडा के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो हमारा इक्वेटर जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना वर्ल्ड मैप में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में से इक्वेटर निकल रहा है। तो वो जो इक्वेटर होता है वो हमारे युगांडा से पास होते हुए जाता है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं जो हमारा इक्वेटर है वो कितने कंट्रीज़ से पास होता है? कितने कंट्रीज़ के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो उन कंट्रीज़ के नाम ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इक्वेटर कौन कौन से देश के थ्रू पास होकर निकलता है। ठीक है, युगांडा दोस्तों एक समय पर अंग्रेज़ों के कब्जे में हुआ करता था, जैसे इंडिया हुआ करता था। तो ब्रिटेन से युगांडा को आज़ादी मिली थी 1962 में। और आज यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, लगभग 65 एथनिक ग्रुप्स हैं ऐसा बताया जाता है। ऑफिशियल भाषा यहाँ पर इंग्लिश है, या स्वाहिली भाषा भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। और जब ये आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट बनाई गई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। तो आज यहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन जैसे भारत के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मेन हेड होते हैं, लेकिन युगांडा में ऐसा नहीं है। युगांडा में प्रेसिडेंट मेन हेड होते हैं, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट मेन हेड होता है ना। काफ़ी सारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, और जैसे हमारे में पार्लियामेंट्री के अंदर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं। समझ रहे ना इस बात को? तो याद रखिएगा। अब युगांडा के ज्योग्राफी को देखेंगे तो लोकेशन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, लेक विक्टोरिया है। या एक चीज़ ध्यान ये रखने वाली बात है, युगांडा में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है मार्गरीटा पीक। ये सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स भी आपको युगांडा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस मैप में जितना भी ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब यहाँ पे पहाड़ को दर्शाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और याद रखने वाली बात क्या है, युगांडा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, झील हैं। कितनी सारी झील आपको यहाँ पर दिख रही है, लेक कायोगा, लेक क्वानिया, ऐसे ढेर सारी झील आपको यहाँ पे नजर आएंगी। बताया जाता है युगांडा में 8 मेजर नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती हैं। वो 8 मेजर नदियाँ कौन कौन सी हैं? विक्टोरिया नाइल, उसके अलावा एक्वा, ओकोक, पेजर, एल्बर्ट नाइल, क्वाफू, है ना, पोंगा, कटोंगा। इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर जो 8 नदियाँ बताई जाती हैं युगांडा के अंदर में। इनका नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान जो रखना है, एक तो ये याद रखना एल्बर्ट नाइल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे याद रखना विक्टोरिया नाइल, ठीक है। बाकी लेक विक्टोरिया नीचे है ही, ये आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। युगांडा के वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है जैसे दुनिया भर में बहुत सारी जगह पर बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करेंगे तो पूरे दुनिया में जितना भी लैंड का हिस्सा है, जो ज़मीन है, समुद्र या जितनी भी टेरिटरी है, तो भारत केवल 2.4% है पूरे अर्थ का। इतनी टेरिटरी है हमारी, लेकिन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत है। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे नज़र आती हैं। कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों युगांडा में भी नज़र आएगा।
बताया जाता है दुनिया में जितनी भी चिड़ियाँ अवेलेबल है उन बर्ड्स में से 11% बर्ड्स केवल युगांडा में पाई जाती हैं। मैमल्स की बात करेंगे 8% मैमल युगांडा में पाए जाते हैं। कोई बड़ा देश नहीं है, लेकिन 11% दुनिया भर की बर्ड्स की स्पीशीज युगांडा में है। समझ रहे हैं? दुनिया भर की जो हाफ पॉपुलेशन है एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज की, वो माउंटेन गोरिल्ला की पॉपुलेशन सारी की सारी यहाँ पर है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। यह है युगांडा का बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा इंपॉर्टेंस। ठीक, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अब यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है ये भी हमारे जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। क्या बात हो रही है? रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर के बारे में बात हो रही है। अब एनवायरमेंट में ज़्यादातर जो स्पीशीज़ वगैरह है वही न्यूज़ में रहती हैं, तो एक बर्ड की स्पीशीज चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने के पीछे का जो रीज़न है ना वो बहुत सॉलिड है, इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर रीज़न सॉलिड नहीं होता तो मैं पढ़ाता भी नहीं, स्किप कर देता। लेकिन कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर बर्ड है ये अभी सीधा ईस्टर्न यूरोप से उड़कर आई है भारत में, और भारत में हैदराबाद के अंदर में जो अमीनपुर लेक है वहाँ पे दोस्तों ये पाई गई है, स्पॉट की गई है। तो आप अगर यहाँ पर हैदराबाद को देखेंगे तो तेलंगाना है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना को देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। जैसे तेलंगाना के नॉर्थ में है यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, साउथ में आपको आंध्र प्रदेश नज़र आएगा, बाकी यहाँ पर वेस्टर्न साइड में कर्नाटका नज़र आएगा। इन सब के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो आप कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोप से इधर से उड़ते हुए ये बर्ड आई है सीधा तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर में जो अमीनपुर लेक है वहाँ पे ये स्पॉट करी गई है। यूरोप की बात करेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर पूरा यूरोप। रशिया, आपको क्या लगता है रशिया एशियन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है? तो रशिया दोस्तों यूरेशिया वाले हिस्से में आता है, ये आपको पता है, क्योंकि रशिया का मेजर पोर्शन एशिया में है और कुछ पोर्शन यहाँ पर इसका यूरोप में भी है। ठीक है, यहीं पर यूक्रेन के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। अब दोस्तों ये यूरोप का ईस्टर्न भाग कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि ये तो हो गया वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न। यहीं से ये बर्ड आती है इस तरीके से उड़ते हुए सेंट्रल एशिया। ये याद रखना, ये पूरा हिस्सा जो है सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया को मैं जूम करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो दोस्तों ये है। सेंट्रल एशिया में आपको पता है टोटल 5 देश काउंट किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ये इधर ईस्टर्न यूरोप है, याद रखना, उड़ते हुए आई चिड़िया इधर। और सेंट्रल एशिया में ये 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इन 5 देशों के नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये। तो सेंट्रल एशिया में केवल 5 कंट्रीज आती हैं, इसमें सबके आगे स्थान लगाए, नीचे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ देना, बाकी सारे यहाँ पर ये ऊपर कंट्रीज जो हैं सब सेंट्रल एशिया के देश हैं। तो ये बर्ड ऐसे उड़ती हुई आई, इधर से सीधा पहुंची हैदराबाद में। और हैदराबाद में कौन सी झील है? वो अमीनपुर झील, जहाँ पे ये देखने को मिली है। ठीक है, अब इस बर्ड के बारे में थोड़ा बात कर लें। लोकेशन वगैरह तो बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने। ये बर्ड वैसे यहाँ पर साइज़ में ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होती है, रेडिश ऑरेंज कलर का इनका थ्रोट होता है। स्पेशली यहाँ पर इन बर्ड्स के अंदर में अगर हम मेल कैटेगरी देखते हैं, ठीक है, तो मेल कैटेगरी में ये जो हिस्सा है इस तरीके से आप देख पाएंगे, इनके गर्दन के नीचे का जो थ्रोट वाला हिस्सा है ये इस तरीके से रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, जो फीमेल हैं ऐसा इनमें नहीं होता। बाकी इनके टो देखोगे, पैर को देखना, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3 पॉइंट तो आगे हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे इनके पैर में पीछे होता है, ताकि पेड़ के ऊपर में अच्छे से ये ग्रिप बना सकें, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये भी बेसिक फैक्ट हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं, बताना पड़ रहा है भाई। और एंगुटन के लेके ये क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, समझ रहे हैं? तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं फ़ोटोज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि काफ़ी सारे लोगों की पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, पिक्चर से याद रख पाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में बैठो थोड़ा बहुत भी याद करने की कोशिश करो तो याद आ जाए। ठीक है, तो टोज़ कैसे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। 3 पॉइंटिंग सामने है, 1 पॉइंट यहाँ पर पीछे है। ईस्टर्न यूरोप से उड़कर आई सीधा, ये कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर में। अब आती है बात कंजर्वेशन स्टेटस की, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है वहाँ से उड़ के ये क्यों आई? क्योंकि भाई अब वहाँ पे ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हार्श विंटर्स हो रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये उसको झेल नहीं पा रही है, जिस वजह से ये चिड़ियाँ उड़कर आती हैं इधर तेलंगाना में। अब कंजर्वेशन स्टेटस की बात होती है तो IUCN में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर करने का मतलब क्या है? इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है, ज़्यादा कोई खतरा यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को नहीं है। तो कुछ नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे दोस्तों IUCN स्टेटस ही इन एनिमल्स को लेकर, बर्ड्स को लेकर ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है माधव नेशनल पार्क के बारे में, अगेन एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। न्यूज़ देखिए, खबर क्या है। देखो, हाल ही में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक ऐसी बॉडी जो कि टाइगर की प्रोटेक्शन की बात करती है,
इन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, माधव नेशनल पार्क को आप एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस वजह से रिसेंटली यहाँ पर दोस्तों ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होना शुरू हुए। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, देखिए जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, कितनी बार भी जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सबसे ज़्यादा इनके लोकेशंस ही पूछे गए हैं। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो कि भारत में सेंट्रल स्टेट में आता है, विंध्या रेंजेस से जस्ट ऊपर। अगर मैं आपको क्लियरली मैप में दिखाऊं तो रेंजेस को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो रेंजेस ये विंध्या रेंज है ना। ये विंध्या रेंज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में है। ये पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे सतपुरा रेंज है, ऊपर विंध्या रेंज है। अच्छा, एक चीज़ और, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में भी एक टाइगर रिजर्व आता है। बताओ उसका नाम क्या है? रिसेंटली वो चर्चाओं में था, हाथी वगैरह की जान गई थी, याद आ रहा होगा आपको। तो विंध्या रेंज से ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो यहीं पर माधव नेशनल पार्क प्रेजेंट है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इस पर्टिकुलर जोन को देखोगे तो ये है दोस्तों वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। एक बड़ी बाउंड्री लगती है राजस्थान से, फिर लगती है नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से, फिर लगती है यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न साइड है उसमें छत्तीसगढ़ से, साउथ में बड़ा सा बाउंड्री लगता है महाराष्ट्र के साथ में, और वेस्ट में एक छोटी सी बाउंड्री लगती है गुजरात के साथ में। यह है मध्य प्रदेश के आसपास के स्टेट्स जो उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं जितने भी राज्यों का मैंने नाम लिया है इनमें से वो कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ में लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है? ज़रा बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है। ठीक है, तो लोकेशन याद हो गई। यहाँ पे नदियों की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। इस पार्क एरिया के अंदर में जो सिंध नदी है उसका भी एक कैचमेंट एरिया है। तो इसी को यहाँ पर रिसेंटली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का जो अप्रूवल है वो दिया गया है, जिस वजह से खबरें कवर की जा रही हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारी जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपका साइंस एंड टेक हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हर एक पॉइंट जो भी न्यूज़ में रहेगा वो सब शॉर्ट तरीके से इन वीडियोस में कवर हो जाते हैं। इस बात पे मेक श्योर करो कि चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लो। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप कर लोगे तो इससे कल टाइम पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, और टाइम पे नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट भी है यार 6 लाख सब्सक्राइबर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप उसको अचीव करवा सकते हैं। बाकी यार एक छोटा सा काम और है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर देना हाथों हाथ। जो 2000 लाइक्स का टारगेट होता है डेली बेसिस पे, उसको आप अचीव करवा सकते हैं। ऑकस ग्रुप जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या बात हो रही है ज़रा सुनिएगा, खबर क्या है। जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इन्होंने न्यूजीलैंड को एक चेतावनी दे दी है कि न्यूजीलैंड आप ऑकस ग्रुप को मत ज्वाइन करना। ज्वाइन कर लोगे तो इससे न्यूजीलैंड और चाइना के जो संबंध है वो हो जाएंगे खराब। फिर हमसे मत कहना कि हमारे संबंध खराब हो गए, जैसे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो गए। समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ऑकस की, इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है इस ऑकस ग्रुप से चाइना, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए ही यहाँ पर इस ऑकस ग्रुप को तैयार किया गया है। ऑकस ग्रुप में 3 कंट्रीज़ हैं दोस्तों। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ए से है ऑस्ट्रेलिया, यू से है यूके, और यूएस से अमेरिका। ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है ऑकस। ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है बिटवीन द यूके, यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया, जो 2021 में तैयार किया गया था। याद होगा, बहुत डिटेल से पढ़ाया गया था, तब से ही पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। इसका मेन पर्पज़ है इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब ये कहाँ पर है? चलो मैप में चलते हैं क्लैरिटी लेने के लिए। सबसे पहले दोस्तों ये अगर आप देखेंगे, ये है इंडिया, नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये रहा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया कि हम भी क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के साइड मिलकर ऑकस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब ज्वाइन कर लेंगे तो ऑकस में हो जाएंगे 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड देन न्यूजीलैंड। लेकिन चाइना बीच में आ गया। चाइना का कहना है कि देखो न्यूजीलैंड, इस ग्रुप को मत ज्वाइन करना अगर रिलेशन सही तरीके से बना के रखना चाहते हो तो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो न्यूजीलैंड को बहुत फ़ायदे मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिल रहे हैं। आज दोस्तों दुनिया में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास में अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। लेकिन ऑकस ग्रुप को ज्वाइन करने से ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा ये मिल रहा है कि यूके और यूएस ऊपर, ये दोनों कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, ये रहा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर यूएस, और इधर यहाँ पे बगल में ये आएगा यूके। ये दोनों कंट्रीज़ क्या करने वाली हैं? ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये सबमरीन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस पूरे इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन, इन दोनों पर्टिकुलर ओशन वाले रेंजेस में चाइना को काउंटर किया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर यूएसए ने ग्रुप तैयार कर रखा है ऑकस।
आई होप आपको यहाँ पर ऑकस का मतलब समझ में आ चुका है, ताकि चाइना का जो अग्रेशन है इसको काउंटर किया जा सके। इसका मेन पर्पस है क्या करना? ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाना। ये फोटो देखो, ऑकस यहाँ पे सबमरीन प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है। इससे फ्रांस भी नाराज है, यूरोप भी नाराज है, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे कंट्रीज नाराज हैं क्योंकि फ्रांस को यहाँ पे मौका नहीं मिला ये सबमरीन प्रोवाइड करवाने का। तो आज ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन यूके और यूएस देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चाइना काफ़ी नाराज़ है, ताइवान खुश है, जापान खुश है, क्योंकि यहाँ पर ना ही ताइवान के रिलेशन चाइना के साथ में अच्छे हैं, ना ही जापान के रिलेशन चाइना के साथ में अच्छे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी चाहेंगे कि हाँ चाइना के अग्रेशन को काउंटर किया जा सके, क्योंकि ये ताइवान हो चाहे वो जापान हो, ये दोनों ही चाइना के पड़ोसी देश हैं। समझ रहे हैं? तो ऑकस के अंदर मेन पर्पस क्या है? इनका जो पहला फोकस होगा वो ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली फर्स्ट कन्वेंशनल आर्म्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन दी जा सके। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन हम ऑस्ट्रेलिया को दे भी नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एनपीटी ट्रीटी को साइन कर रखा है। एनपीटी ट्रीटी क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जहां पे मेन पर्पस है हम न्यूक्लियर वेपन्स को आगे स्प्रेड नहीं करेंगे, किसी देश को नहीं देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको साइन कर रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम ऐसी सबमरीन नहीं देंगे कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगी। सबमरीन ऐसी देंगे कि वो यहाँ पर न्यूक्लियर बेसिस पे काम करेगी, क्योंकि आपको पता है पनडुब्बियां जो होती हैं समुद्र के अंदर जो चलती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल, जिसमें डीजल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल सबमरीन में दिक्कत यह है उसको बार बार बाहर आना पड़ता है पानी से। तो बार बार अगर बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर लेती है और अंदर भी एनर्जी जनरेट कर सकती है। इस वजह से पानी से बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। महीनों तक पानी के अंदर में ये रह सकती है, अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। बाहर कोई कंट्री उनको पकड़ भी नहीं पाएगा, डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की सबमरीन केवल कुछ ही देशों के पास में है। नाउ फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसी सबमरीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, याद हो गया दोस्तों कि मामला क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इशू है, समझ में आ गया ना? अब आगे की बात यहाँ पर करते हैं। फिर यही ऑकस ग्रुप क्या करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया को सातवां देश बना देगा दुनिया में ऐसा जिसके पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होंगी। ठीक है, वरना ऐसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन किसी के पास में है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया सातवां देश बन जाएगा जिसको इस तरीके की सबमरीन मिल जाएगी, है ना? यूके यूएस के पास में है ही, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके दे रहे हैं। और मेरी बात ध्यान में रखना, ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं दे रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, हम केवल और केवल न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन दे रहे हैं। वो अटैक नहीं करेगी न्यूक्लियर वाला, केवल उस पावर से चलेगी। चलिए आगे आता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है, आखिरी आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। ये भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप लिंक कर पाएंगे। एक और बर्ड की स्पीशी चर्चाओं में है और वो है बार टेल्ड गॉडवेट। ये वो बर्ड की स्पीशी दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगी। रीज़न क्या है कि हाल ही में ये स्पॉट करी गई है पुलिकट लेक में। मुझे आप बता सकते हैं कौन से राज्य में, बताइए, पुलिकट लेक स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार ये पुलिकट लेक न्यूज़ में रहती है। कौन से राज्य में है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर स्पॉट करी गई है बर्ड। एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये भी बाहर दूसरी जगह से ट्रैवल करती है, इंडिया में आती है, पुलिकट लेक में रुकती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आज दुनिया भर में कई सारे रीजन्स में ये बर्ड पाई जाती है। चाहे आप लोग यहाँ पर यूरोप ही क्यों ना देख लो, नदर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, चाहे आप एशिया में क्यों ना देख लो, या फिर अफ्रीका में ही क्यों ना देख लो, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये वाला रेंज क्यों ना हो जाए, या फिर चाइना ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो जाए, ये सभी जगह पे दोस्तों ये जो बर्ड की स्पीशी है वो करंट समय पर पाई जाती है, इन एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। याद रखिएगा, ये जो गॉडवेट स्पीशी है इनकी जो ब्रीडिंग वगैरह, ये जो स्पीशी है कई बार आर्कटिक रीजन में ये ब्रीड करती है, ऊपर आर्कटिक रीजन में ये लोग ब्रीड भी करते हैं और इस वजह से इस रेंज में यहाँ पर ये स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में लगभग बहुत सारे स्टेट्स में ये स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्जांपल चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ज़्यादातर जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें भी यहाँ पर ही जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं वो करंट समय पर पाई जाती है। ठीक है, इस बर्ड के और कोई ज़्यादा डिटेल्स याद मत रखिएगा, बस खाली इसका IUCN स्टेटस याद रखिएगा। IUCN स्टेटस के अंदर में इस बर्ड की स्पीशी को नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। कौन सी कैटेगरी? नियर थ्रेटेंड, यानी खतरे के पास में है, तो इसको प्रोटेक्शन देने की करंट समय पर आवश्यकता है। तो हम इसको हाई प्रोटेक्शन दे सकते हैं अलग अलग लिस्ट में कवर करके, चाहे वो IUCN, जैसे IUCN में इसमें हमने बात कर रहे हैं नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में। तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन दी जाएगी, आगे इसकी पॉपुलेशन की सुरक्षा की जाएगी, कोई हंटिंग वगैरह नहीं की जाएगी और इसके हंटिंग को रोका जा सकेगा। समझ रहे हैं? तो ये बार टेल्ड गॉडवेट बर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया।
तो ये था हमारा आखिरी न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ से भी इस प्रकार के सवाल बनते रहते हैं। मैंने आज के लेक्चर में क्वेश्चन तो नहीं लगाए थे, लेकिन बीच में इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ठीक है, ज़रूर से देना। चलिए फिर करते हैं इस वाले सेशन को समाप्त। कल फिर से मिलेंगे आपको इसी लेक्चर के साथ में। दोनों लेक्चर्स आपके टाइम पे अपलोड होंगे, तो मेक श्योर करें चैनल पर बने रहें अगर आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से और बहुत मजबूती से कवर करने हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।